हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। हाँ, तो आप लोग क्या करिए कि थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर लगी कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग प्लीज़ मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हनी बीज एंड बी हाइव्स। बोल रहा है कि मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आप लोग को दे रहा है कि दे आर ओनली अ फ्यू मेल हनीबीज इन अ बी हाइव। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। ए बी हाइव हैज़ ओनली वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती हैं जो अंडे देती हैं। बोल रहे कि मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग हाइव्स। बोल रहे कि छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फिर ऑप्शन में दे रहा है आप लोगों को, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि मेल विज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ निकेटर एंड द फीमेल्स बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। बोल रहा है कि नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्रित करती हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट आर, इनमें से सही कथन है आपका ए एंड बी ओनली, केवल ए और बी, ए बी एंड सी, सी डी अथवा बी सी एंड डी। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा। देखिए आपसे पूछा है आप लोगों से कि मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग को ऑप्शन में देखिए कि किसी शहद के छत्ते में केवल एक ही नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये बात आपका सही है। फिर बोल रहे हैं आपसे कि किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती हैं। बोल रहा है आप लोगों से कि केवल एक छत्ते में रानी मक्खी होती हैं, तो ये बात भी आपकी सही है। लेकिन जो बोल रहा है कि छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये बात गलत है। और फिर बोल रहे हैं कि नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्रित करती हैं, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर इसमें सिर्फ हो जाएगा 1 एंड 2, ए एंड बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए एंड बी केवल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी आपका राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में केवल एक ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं जो मक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती हैं और बहुत सी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर शहद के लिए रस एकत्रित करती रहती हैं। ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय होता है आपका अक्टूबर और दिसंबर का। एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बोल रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते में केवल एक ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं जो मक्खी के छत्त के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और बहुत सी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर शहद के लिए रस एकत्रित करती हैं। ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय है आपका अक्टूबर और दिसंबर का। नेक्स्ट पे चलें। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला, और जितना भी कराते हैं तो ये तो सारा आपको PYQ ही प्रोवाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? विनिंग। फिर बोल रहा है कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटीज, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, अथवा मेंटल आपका अलर्टनेस, मानसिक सतर्कता, अथवा इमोशनल मैच्योरिटी भावात्मक परिपक्वता। तो देखिए अगर आप लोगों को
जीतने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दे रहा है कंस्ट्रक्टिव सोशल एबिलिटीज़, तो संरचनात्मक आपका सामाजिक क्षमताएं होना आवश्यक माना जाता है। मेंटल अलर्टनेस भी आपका सही है, मानसिक सतर्कता भी होना चाहिए, आपका इमोशनल मैच्योरिटी भी होना चाहिए, लेकिन वीनिंग नहीं होना चाहिए। देखिए ये लक्ष्य बना के अगर आप लोग चलेंगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हार या जीत इंसान के जीवन का एक पहलू है। देखिए कभी भी हार से डरना नहीं चाहिए। और जीत के लिए देखिए, जीत तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी कोशिश के लिए हार नहीं माननी चाहिए कि हार होगी तो हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हार भी लाइफ का एक हिस्सा होता है। हाँ, हार से हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जो होता है कि कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो जीतना आपका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं। देखिए हर एक इंसान गिर के ही आगे बढ़ता है, ये नहीं कि अचानक उठा और सीधे निकलता गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए लाइफ में हारना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जीतने का लक्ष्य आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बन रहा है। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जीतना खेलकूद का लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य या लक्ष्य विशेष रूप से खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में तेजी से सुधार करने में होता है, जो मुख्य रूप से इसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, संरचनात्मक, सामाजिक क्षमता, मानसिक सतर्कता तथा भावनात्मक परिपक्वता और तकनीकी योग्यता एवं क्षमताओं पर आधारित है। खेल प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य इस प्रकार हैं। खेल प्रशिक्षण प्रदर्शन उन्मुख होता है। खेल प्रशिक्षण एक व्यक्तिगत विषय होता है। खेल प्रशिक्षण योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है। खेल प्रशिक्षण एक नियंत्रित प्रक्रिया है। और खेल प्रशिक्षण छिपी हुई कौशल के विकास की आपकी प्रक्रिया भी होती है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि PYQ जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, ये तो है नहीं कि एज इट इज पूछ लेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन वैसा ही बन के आएगा। तो प्रैक्टिस तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत आपका है 1.2%। आपका सेकेंड बोल रहा है कि 5.2% अथवा 2.7 अथवा 3.2%। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड हो जाएगा आपका C। जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत जो पूछ रहा है, तो 2.7% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत आपके 2.7% है। इसके अलावा 97.3% जल महासागरों में है, जो खारा है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग आपके 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद का रूप ले लेता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इतना करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया ना, तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वीन एंड तुम्बा आर मेड फॉर ड्रेड। बोल रहा है कि बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाया जाता है। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा है कि गॉड लॉक, पंपकिन आपका कद्दू, जय फ्रूट आपका कटहल अथवा आर्टिचोक आपका हाथी चक या बजरांगी। क्या होगा? तो इसमें देखिए अगर आपका बीन या तुम्बा पूछ रहा है ना, तो बीन या तुम्बा आपके किससे बनता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लौकी से। आप लोगों ने देखा होगा बीन ऐसे बनता है, ऐसे 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 बीन जो रहता है ना, ऐसे। तो ये जो बनता है ना, ये आपके किससे बनता है? तो लौकी से बनता है। किससे बनता है? तो ये लौकी, इसको बीन तथा तुम्बा
तुम्बा, ये जो तुम्बा दिख रहा है ना, तुम्बा इसको बोला जाता है। तो ये किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? तो आपके लौकी से बनाए जाते हैं। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग कालबेलिया की पार्टियों में किया जाता है। कालबेलिया को शपेरा बोला जाता है। इसके अलावा खंजीरी भी एक वाद्य यंत्र है जो लौकी से ही बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को जो भी दिखे ना समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो आपकी खंजीरी होती है ना, वो या वाद्य यंत्र भी आपके किससे बनाया जाता है? तो लौकी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा है कि असेसमेंट एज अ लर्निंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, बोल रहे हैं कि सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंबित। पीयर असेसमेंट आपका सहकर्मी आकलन अथवा सुमेटिव असेसमेंट आपकी योगात्मक आकलन अथवा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपका रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे जो दे रहा है कि सीखने के रूप में आकलन, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है ये भी आपका जो होता है सीखने के रूप में आकलन के अवसर प्रदान करेगा। पीयर असेसमेंट जो होता है सहकर्मी आकलन, ये भी आपका। लेकिन जो सुमेटिव असेसमेंट बोल रहा है तो योगात्मक आकलन आपका निगेटिव वर्ड होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपकी रचनात्मक प्रतिपुष्टि, ये भी आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। क्या होगा आपका राइट आंसर? ए बी एंड डी सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रहा है कि ए एंड डी, ए और डी, ए बी एंड डी। आपका राइट आंसर ए बी एंड डी, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन लिखा गया है जब अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कहा जाता है तो वे स्वयं का आकलन करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग करते हैं या अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान में कमी की पहचान करने, सीखने की सही रणनीति अपनाने और कुछ नया सीखने के माध्यम के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में सहायता करता है। सीखने के रूप में आकलन बच्चों में सीखने के कौशल का निर्माण में सहायता करता है। अतः सीखने के रूप में आकलन आपका आत्म प्रतिबिंबित सहकर्मी आकलन अथवा रचनात्मक प्रतिपुष्टि का अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फॉर क्लास 5 स्टूडेंट द क्यूरिकुलम ऑफ ईवीएस शुड इंक्लूड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, बोल रहा है आप लोगों से कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठ्य चर्चा में संबंधित संदर्भ शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है आप लोगों से सेल्फ, खुद, नाइबरहुड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, पास पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोला आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से कि जो आपका कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठ्य चर्चा में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइबरहुड एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, पास पड़ोस और बड़े पैमानों पर समुदाय जो होता है वह ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। खुद, घर, स्कूल यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्य चर्चा में संबंधित संदर्भ पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल होने चाहिए क्योंकि ईवीएस अधिगम बच्चों को स्थानीय और व्यापक पर्यावरण के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की खोज, जांच और समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर
and assessment tools which collection not just the best but all kinds of a child's work or activities done over a period of time is। बोल रहा है आप लोगों से कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है। ऑप्शन में दे रहा है आप लोगों से कि पोर्टफोलियो, बोल रहा है एनाक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड अथवा रूब्रिक्स अथवा आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड। आपसे पूछ रहा है कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है वह पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें बालक के प्रत्येक दिन के व्यवहार का एक क्रमिक अध्ययन करके उसे नोट किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसी पोर्टफोलियो का अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या कर दी जाती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो से निम्न जानकारी भी प्राप्त होती है। इसकी सहायता से पारिवारिक जानकारी मिलती है, कला एवं खेल से संबंधित जानकारी मिलती है और बालक के सह शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि EVS इज अ विजुअलाइज्ड एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज। बोल रहा है आप लोगों से कि EVS को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि इट ड्रॉज इंसाइट्स फ्रॉम द साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बोल रहा है कि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। ऑप्शन में दे रहा है कि इसमें EVS के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल करता है और आपका थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि यह समुदाय को EVS सिखाने में एकीकृत करता है। फिर आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को EVS की शिक्षा में एकीकृत करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहा है आप लोगों से कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, EVS को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCEF 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3-5 तक विषय के रूप में देखती है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है परंतु इसमें जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन EVS शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है आपका अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बट ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करे। फिर बोल रहा है कि पर्यावरण के महत्व की सराहना करे अथवा स्टडी द इन्वायरमेंट टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉल्यूशन। विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें अथवा पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से
के लिए सबसे प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बट आर लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। आपकी न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। समग्र रूप जहाँ पे होता है वो आपका बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो बिना डाउट के ये लगा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को व्याख्या भी दे रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। NCEF 2005 के अनुसार पर्यावरण विषय वस्तु बाल केंद्रित है जिसमें बच्चे को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, After teaching the theme plants, Meena conducted a field visit of student to the park. This would support the student to बोल रहा है कि थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को बोल रही है कि मेमोराइज द थीम याद रखने में मदद मिलेगी। रिकॉग्नाइज द प्लांट्स इन द पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेंगी। अथवा कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। अथवा पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। हैव फन इन द पार्क। देखिए बोल रहा है कि आपसे पूछ रही है कि थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क का भ्रमण संचालन किया, जिससे विद्यार्थियों को क्या हो जाएगा, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। पहचानने के लिए नहीं बोल रही है, ना तो थीम याद करना तो निगेटिव वर्ड होता है, और फिर ये भी नहीं बोल रही है कि पार्क में मस्ती करना, तो ये जो आपका अधिगम होता है वो वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को व्याख्या दे रहा है कि थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी तथा बच्चों का अधिगम प्रभावी भी होगा। पौधे विषम थीम के क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चे बहुत सारे पौधे और उनके अंगों का अवलोकन करते हैं। बच्चे को पार्क में लगे पौधों को छूकर अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षक पौधे के प्रत्येक भाग और उसके कार्यों को वास्तविक पौधा दिखाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? बोल रही है कि रिलेटिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द क्लासरूम एक्टिविटीज़, वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना। अप्लाइंग हायर ऑर्डर थिंकिंग टू क्लासरूम एक्टिविटी, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करना। अथवा एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट हर इन्वायरमेंट, अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति है। अथवा रिफ्लेक्टिंग अपॉन एन ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाइंग लॉजिक, बोल रहा है कि अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रही है कि वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित कर रही है, तो ये बात नहीं है। बोल रहा है कि कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करना, ये बात आपका सही है, क्योंकि बोल रही है ना यहाँ पे आप लोगों से बोल रही है कि मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गाँव पड़ोस के शहर के रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियाँ बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती हैं। जयंती क्या कर रही है? तो यहाँ पे कक्षा कक्ष
कश गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, ये बात नहीं कर रही है। अवलोकन पर चिंतन कर और तर्क का प्रयोग कर रही है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। क्या हो जाएगा? बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ आपका ऑप्शन डी में है आपका बी और डी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्याख्या भी दे रहा है कि मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है कि नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों हो। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती हैं। जयंती कक्षा कश गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करने के साथ साथ अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग कर रही है। उच्च स्तरीय चिंतन से बच्चों से किताबी ज्ञान का परीक्षण करने के अलावा अपसारी सोच, विश्लेषण और खोज अन्वेषण कौशल का भी विकास होता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, बोल रही है कि दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद है, माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करता है। बोल रहा है कि कॉग्निटिव अथवा अफेक्टिव अथवा साइकोमोटर अथवा इमोशनल। बोल रहा है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक अथवा मनोप्रेरणा अथवा संवेगात्मक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? बच्चों के भाव का वर्णन हो रहा है ना, क्या क्या बच्चे क्या सोच रहे हैं। दुर्गा रानी से कह रही है कि पूर्णिमा चांद है, माँ की बनाई रोटी गोल है। कबीर कहता है कि नहीं, यह तेल में पूड़ी जैसा है। आपस में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए, दिए गए प्रश्न के उपरोक्त कथन में इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या संज्ञानात्मक उद्देश्य के विकास को सूचित करता है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को किसी व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। कई लोग ब्लूम की संज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का उल्लेख करते हैं, जिसकी उत्पत्ति 1950 के दशक में बेंजामिन ब्लूम और सहभागियों द्वारा की गई थी। उदाहरण है, किसी ग्रह के विवरण को देखते हुए छात्र उस ग्रह की पहचान करने में सक्षम होंगे, जैसा कि मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रदर्शित किया गया है। ब्लूम की संज्ञानात्मक अधिगम की कई श्रेणियों का वर्णन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए ये है नॉलेज, यहाँ पर कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेटिक अथवा इवैल्यूएशन। इनका ब्लूम का जो पदानुक्रम जो इनका वर्गीकृत किया गया था, तो ये है आपका ब्लूम का संज्ञानात्मक अधिगम की कई श्रेणियाँ यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को। कॉग्निटिव, कॉम्प्लेक्स, इवैल्यूएशन, सिंथेटिक, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन अथवा नॉलेज। तो पहले आपका नॉलेज होगा, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेटिक, फिर आपका इवैल्यूएशन। और कब हुआ था? तो इनका मूल पदानुक्रम का सिद्धांत जो हुआ था 1956 में इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइंस द नेचर ऑफ ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द से उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है परमानेंट, बोल रहा है अनडायरेक्शनल, एक दिशा विषयक, ऑब्जेक्टिव अथवा एक्सपीरियंसल। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? जो बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द से उपयुक्त रूप से, तो अस्थायी नहीं होगा, एक दिशा विषयक भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का एक्सपीरियंसल। क्या हो जाएगा? अनुभवजन्य। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अनुभवजन्य पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन या भागीदारी के माध्यम से प्रभावित होने या ज्ञान प्राप्त करने तथा तथ्य या अस्तित्व शामिल होती है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए अस्थायी, एक दिशा विषयक तथा वस्तुनिष्ठ उपयुक्त नहीं है। पर्यावरण के अध्ययन में अनुभवजन्य इंद्रियां अवलोकन, प्रलेखन या किसी विशेष प्रतिमान के माध्यम से प्राप्त जानकारी को अनुभवजन्य कहा जाता है। यह वैज्ञानिक पद्धति का एक केंद्रीय हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर
जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफ़िन ख़त्म किया, उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? ऑप्शन में दे रहा है आप लोग को अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनाकूलित प्रतिक्रिया अथवा अनुकूलित उद्दीपन अथवा अनानुकूलित उद्दीपन। तो ये है आपके पावलाव का सिद्धांत। उन्होंने कुत्ते पर दिया था, किस पे दिया था? तो पावलाव का सिद्धांत जो था वो कुत्ते पर उन्होंने दिया था। और अचानक मुंह से पानी आ जाना, ये हो जाएगा आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स, आपके अनुकूलित प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? अनुकूलित प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा आप लोग का? अनुकूलित प्रतिक्रिया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। इस प्रक्रिया को अनुकूलित प्रतिक्रिया का वर्णन सही है। पावलाव के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपन स्थापित किया जाता है, तब वह स्वाभाविक प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दादी के खेल में बच्चों को पौधे की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दे रहा है कि सबसे अधिक पौधों को सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान, अथवा बच्चे को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना, अथवा बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, अथवा बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन में दे रहा है कि सबसे अधिक पौधों को पहचान करना नहीं, बच्चों के खेल खेल में अपने परिवेश में जो उनकी परिवेश में उपस्थित पौधे हैं उनकी विशेषताओं को अवगत कराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो से कि बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, तो ये भी पॉजिटिव लग रहा है। फिर नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं, निगेटिव वर्ड होता है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा? बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधे की बताई गई विशेषताओं के आधार पर बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना और बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना था। इस खेल में पौधे को छूकर बताना था कि इसके यह उद्देश्य है, या पौधों को छूने का मतलब पौधों की कितनी प्रजातियां हैं और यह किस प्रकार के जलवायु में विकसित होंगी। बच्चे यह खेल कूद आधारित शिक्षण प्रणाली में पेड़ पौधे में पाए जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि सही कथनों को चुनिए। एनसीईएफ 2005 बोल रहा है आपसे कि एनसीईएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक की ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। आपका कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके, और कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है, अथवा आपका ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 को ही पढ़ाया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है ना आप लोगों से कि ईवीएस आपका जो एनसीईएफ है, एनसीईएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है, तो नहीं।
कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सारे वर्ड निगेटिव दिए गए हैं। कक्षा 1 और 2 की ईवीएस विज्ञान सामाजिक विज्ञान नहीं, ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 को पढ़ाया जाता है, ये भी नहीं। तो आपका राइट आंसर सिर्फ बी होगा। क्या हो जाएगा? ओनली वी। यहाँ पे भी देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर कक्षा 1 और 2 में एक विशिष्ट विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन के उस चरण में जहाँ संकल्पनाओं को जानना महत्वपूर्ण है उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बचपन में बच्चे अपने वातावरण को समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विज्ञान की अवधारणाओं को भाषा और गणित में एकीकृत किया गया है। इसके अलावा भाषा और गणित के शिक्षण को प्रासंगिक सीखने को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के तत्काल वातावरण के आसपास से बुना जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्र में आरंभ होता है। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 अथवा कक्षा 1 और 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 3। क्या हो जाएगा? कक्षा कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्र आपकी कक्षा 3 में आरंभ हो जाता है। कक्षा कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण कक्षा 3 में आरंभ होता है। मानचित्र भौतिक विशेषताओं, शहरों, सड़कों आदि को दर्शाने वाली भूमि या समुद्र के क्षेत्र का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है। मानचित्रण मानचित्र बनाने का कार्य है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट है और लास्ट है। यहाँ पे थोड़ा व्याख्या भी दे रहा है कि ईवीएस मानचित्रण शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के मानचित्र बनाने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को मानचित्र में प्रयुक्त विभिन्न प्रतीकों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को उनके द्वारा प्रतिदिन देखी जाने वाली जगहों के लिए मार्ग बनाने में सक्षम बनाना, घर से विद्यालय, घर के आसपास की दुकानें, घर से मित्र का घर आदि छात्रों को मंदिर, मस्जिद, विद्यालय आदि स्थलों से परिचित कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है कि विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि हाईलाइट हाउ ह्यूमन शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद देम। इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। फिर आपसे बोल रहा है कि प्रोवाइड अ होलिस्टिक एंड अ इंटीग्रेटेड साइंटिफिक एंड सोशल पर्सपेक्टिव टू देम। उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। और थर्ड बोल रहा है कि उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, लोकेट देम इन अ सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। फिर बोल रहा है कि उन्हें एक समग्र एवं समकालित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, ये भी सही है। ए बी आपका सही है। फिर बोल रहा है कि उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, ये भी सही है। लेकिन बोल रहा है कि विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो और आपके 1 और जो 2 के बच्चे होते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि आपके पौधों और जीवों में विभेदन वो कर सके, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए बी एंड सी आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी देख लीजिए कि विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके। मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है तथा उन्हें एक समग्र एवं समकालित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके।
और उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विषय परिवार एवं मित्र बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है ताकि वह अपने दैनिक जीवन को कक्षा कक्ष अधिगम से जोड़ सकें। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर बढ़िया लगे तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।